आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, देखिए आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो जो टॉपिक है आपका, विशेष रूप से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अधिगम की कठिनाइयाँ, अधिगम के पठार और लर्निंग गैप। ये क्या है, इसको इस वीडियो में हम समझेंगे। जितने भी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो वो भी इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। देखिए कोई बताएगा मुझे कि हम जो कह रहे हैं कि अधिगम या सीखने के लिए जो पठार का अर्थ क्या होता है, कभी किसी ने पढ़ा है? किसने पढ़ा है? चलिए नहीं पढ़ा, हम इसको यहाँ पर आज का टॉपिक जो है अधिगम की कठिनाइयां। अधिगम करने में हमें किन चीजों का सामना करना पड़ता है, ऐसी क्या कठिनाई आ जाती हैं, तो अधिगम के हम पठारों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही लर्निंग गैप, क्या जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने के बीच में अगर आपका कहीं स्कूल मिस हो जाता है, एक क्लास मिस हो जाती है, या फिर पढ़ाई बीच में अगर रुक जाती है, तो ये जो गैप आपके बीच में आ जाता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये तमाम चीजें क्या है, देखिए अगर जब हम बात करेंगे अधिगम की कठिनाई के बारे में, अगर हम बात करते हैं, जब भी हम कोई भी बात सीखते हैं ना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, तो हम प्राय हम ये देखा जाता है कि हम अपने स्तर से हम जो सीखने को लगातार क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्रगति में नहीं आ पाते हैं। कहने का मतलब स्पष्ट तौर पे समझिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं कह रहा हूं कि अधिगम करने की जो प्रतिक्रिया है ना, उसमें उन्नति से लेकर कार्य के अंत तक एक समान कभी भी नहीं हो पाता है। क्या होता है, जिस प्रकार से आपने शुरुआत में, जिस प्रकार से आपने क्लासेस प्रारंभ की, जिस प्रकार से आप पढ़ने के लिए बैठे, क्या अंत तक तुम उसी गति से पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? नहीं सर, नहीं पढ़ पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कठिनाइयां हो जाती हैं। हम जिक्र भी इसीलिए कर रहे हैं कि अधिगम की कठिनाइयां, अधिगम के पठार की लर्निंग गैप क्यों हो जाता है ऐसा, तो हम इसको समझेंगे। देखिए फिर से कह रहा हूं कि अधिगम की प्रतिक्रिया में उन्नति प्रारंभ से लेकर कार्य के अंत तक एक समान कभी भी नहीं होती। कभी उसमें तीव्रता आ जाती है, कभी अधिगम की जो प्रतिक्रिया है कहीं ना कहीं वो धीमी पड़ जाती है, ये मंद गति से वो चलनी शुरू। आज आपने कहा यार आज तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, आज तो मैं जम के पढ़ूंगी और नोट्स भी जम के बनाऊंगी, और अगले दिन जिस स्पीड से आज आप पढ़ रहे हो, क्या अगले दिन भी इसी स्पीड के साथ आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। अगर देखिए बाई चांस मान लीजिए आपके घर में मेहमान आ जाता है, तो आप कहते हो कि 9 बजे तक की जो मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें आप क्या होता है, प्रतिभाग नहीं कर पाते हो। तो यही चीज क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं वो धीमी पड़ जाती है। जिस उद्देश्य से आप चले थे, जिस अपने पूरी ताकत के साथ जो चले थे, तो कभी कभी क्या होता है, प्रतिक्रिया आपकी धीमी हो जाती है, जो गति हो जाती है धीमी हो जाती है। सीखने की अगर मात्रा और हम सीखने के जो नए नए जो प्रयासों की अगर हम बात करें, तो उनके बीच में के संबंध को हम क्या करते हैं, आरेखों के माध्यम से, कहीं रेखाओं के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो रेखाएं होती हैं, उन विधियों से हम कैसे प्रदर्शित करते हैं कि अधिगम का वक्र अगर हम कहें, इसको ध्यान में रखिएगा, अधिगम के वक्र के आधार पर, के वक्र के आधार पर अगर हम देखते हैं किस प्रकार से हम अधिगम की तमाम चीजों को देखते हैं, ठीक है, ये समझ गए। देखिए अगर मैं कहूं अधिगम के जो वक्र के जो प्रकार होते हैं किस प्रकार से होते हैं, पहले इसको समझना बहुत अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। देखिए अधिगम का वक्र की रेखाओं की अगर हम बात करें, तो ये कई प्रकार की हो सकती है, क्योंकि सीखने की जो प्रतिक्रिया है, या सीखने वाले के, या कहें सीखने की जितनी विधियां होती हैं, सीखने के जितने विषय होते हैं, कहीं ना कहीं हम उन पर क्या होता है, निर्भर होते हैं। मान लीजिए आप सोच रहे हो कि आज सर हमें पढ़ाएंगे, क्योंकि आज आप मेरे पे निर्भर हो। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन के लिए मैं छुट्टी में जा रहा हूँ, तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो सीखने की विधियों को ढूंढते हो, किसी न किसी किताब का सहारा लेते हो ना, कोई सीखने की कोई विषयों पर हम क्या करते हैं, उसमें निर्भर हो जाते हैं। उनमें क्या होता है, ज्यादा या कम, कभी कभी होता है ज्यादा या कम कारकों का यहाँ पर क्या होता है, निर्भर होता है। कहीं ना कहीं हम ज्यादा कारकों को या कम कारकों पर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं निर्भर हो जाता है। अब यही चीज अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने अधिगम के जो चक्रों को अगर हम बात करें, कितने आधार पर बांटा है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो ये चार आधारों पर इसे
क्या करा है, अधिगम के वक्र को 4 आधारों पर क्या किया, विभाजित किया गया, उनको बांटा गया। अब 4 भाग कौन कौन से, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला है आपका सरल रेखी, याद रखिएगा, समझ में आ रहा है, सरल जी सर। सरल रेखी। अब सरल रेखी कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, सामान्य निष्पादन कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, सामान्य निष्पादन, हम इसको क्या कहते हैं, सामान्य निष्पादन वक्र भी हम इसको कहते हैं, याद रखिएगा। अब ये वक्र कैसा है, थोड़ा सा इसको देखिएगा, आप जब वीडियो देखोगे थोड़ा सा वहां पर क्लियर हो जाएगा। अब ये सरल रेखा क्या होती है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वक्र को एक क्या कहते हैं, एक रेखी त्वरण पर हम इसको हम क्या करते हैं, सीधी खींचते हैं। अगर हम कहें लाइन टू लाइन हम इसको खींचने की कोशिश करते हैं। और इस चित्र में अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं हम चित्र में ये दर्शाते हैं कि एक जो सीधी रेखा को कहीं ना कहीं व्यक्त करने की हम कोशिश करते हैं, और वक्र कहीं ना कहीं इसमें बनता जाता है। जब क्या होता है, व्यक्ति प्रत्येक प्रयासों में सीखने की मात्रा पर क्या होता है, समान निर्भर होता है। कहने का मतलब है जब व्यक्ति किसी चीज को सीखता है तो समान रूप से या समानता के साथ वो सीखता है। तो अधिगम की क्रियाओं में हम अगर देखें तो वक्र बहुत कम देखने को मिलता है, वक्र जो चक्र होता है बहुत कम देखने को मिलता है। अब कैसे होता है, देखिए अगर मैं यहाँ पर एक वक्र खींच दूं इस प्रकार से, ये देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर लिख दूंगा मैं अधिगम की मात्रा, आप सुनाई दे रहा आपको, यस सर। अब ये प्रयास या अभ्यास इसे हम कह सकते जी हैं। सर। जो मैंने कहा कि इसमें सरल रेखी, इस आधार पर हम ये सोचते हैं कि भैया हमारी जो पढ़ाई चल रही निरंतर एक समान तरीके से चल रही, उसमें किसी भी प्रकार का अवरुद्ध पैदा नहीं हो रहा, तो एक दिशा को एक निरंतर क्या हो रही, आगे को बढ़ती जा रही। समान रूप से क्या होता है, एक रिदम के साथ हमारी जो पढ़ाई चलती है तो वो हम जो दिखाते हैं इसमें होता है कि अधिगम की मात्रा को हम दर्शाते हैं कि अधिगम किस प्रकार से। अगर यहाँ पर लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती तो ये सोच लीजिए आपका जो अधिगम है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है। हमने जो प्रयास करा है, जब हम अभ्यास की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रयास है वो निरंतर एक सीधी रेखा में सही तरीके से समानांतर रूप में चल रही है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, आपके सरल रेखा या कहें इसमें क्या होता है, जैसे मैंने चित्र में आपको दर्शाया, इसे एक सीधी रेखा द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसमें वक्र तो बनता है, वक्र बनता है जब व्यक्ति क्या करता है, प्रयासों के माध्यम से क्या करता है, समान मात्रा में सीखने की कोशिश। इसमें अगर मैं लिख दूं समान मात्रा में सीखने की प्रवृत्ति इसमें होती है, समान मात्रा के अंतर्गत इसमें क्या करता है, वो सीखता है। ठीक है ना, इतना तो आपको पता होगा सरल वक्र किसे कहते हैं। अब मैं देखिए, अब मैं दूसरा बता रहा हूं, दूसरे को नोट कर लीजिए। दूसरा होता है आपका ऋणात्मक उपलब्धि वाला वक्र कहते हैं, ऋणात्मक, जहां पर ऋणात्मकता जो कहीं ना घटा हुआ क्रम हमें देखने को मिलता है। ऋणात्मक आपको उपलब्धि, अगर हम उपलब्धि वाला वक्र हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, वाला वक्र। याद रखिएगा कितने क्रमों में हमने बांटा है अधिगम के पठारों को, बताइए। 3 4 में। 4 अब देखिए एक समान, ये जो सरल रेखा अगर आपको दिख रही होगी तो इसमें हमने क्या करा, एक समान तौर पर हमने सरल रेखा पर, अगर हम कहें ऋणात्मकता, अब ऋणात्मकता कैसी आ रही है, अगर यहाँ पर ये दिख रहा होगा तो इसमें ये देखिएगा, यह जो टेबल बना रहा हूं तो सेम वही रहेगा। इसमें यहाँ पर प्रयास आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम ऑब्लिक अभ्यास करते हैं इसमें तो यहाँ पर, और इधर आप जो सीधी लाइन है जो खड़ी रेखा है वो आपकी अधिगम की मात्रा यहाँ पर दर्शाते हैं, अधिगम की मात्रा हम इसको कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये एक सरल रेखा की तरफ जो समान मात्रा में सीखने की बात करी थी। अब इसमें क्या हो, जब ऋणात्मकता आती है तो ये एक दिशा को नहीं जाती, ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे उछाल मारती हुई जाती, कहीं नहीं। ये अगर दिखाई दे रहा होगा तो ये दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। अगर हल्का ये दिखाई दे रहा होगा, मुझे जहां तक लग रहा है ये दिख रहा होगा ना, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। जी सर दिख रहा है। देखिए हमने कहा ये समान, ये जो समान
हमने कहा कि जब हमारा रिदम बनता है तो हम एक पॉइंट से सीधी सरल रेखा में, अब जब हम ऋणात्मकता की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा अधिगम है किस प्रकार से ऊपर नीचे एक सीध में नहीं चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक स्पिरिट आ रही, फिर जाके थोड़ा सा मनोबल टूट जाता है। मैंने कहा जैसे आपके घरों में मेहमान आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ये कार्य क्या हो जाता है, बाधित पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें ऋणात्मकता देखने को मिली। अब इसमें ऋणात्मकता कैसे देखने को मिली, थोड़ा इसको भी समझते हैं। देखिए इस वक्र में अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है, रेखा आरंभ है, वक्र को क्या करती है, आगे को बढ़ाती हुई चलती है। लेकिन क्या कहते हैं, जो वक्र का जो पठार है ना, पठार का ये रूप लेते हुए जाती है। अब ये पठार किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, वैसे पहाड़ को कहते हैं ना, समझ में आ रहा है? जो हम पठार पहाड़ को कहते हैं, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये इस प्रकार की जो हम वक्र की रेखा की बात करें तो आरंभ जो होता है वक्र को ये बढ़ाते हुए चलता है। लेकिन क्या होता है, बाद में जो वक्र पठार का ये रूप लेता है, ये देखिए पठार का रूप इसने लेना शुरू कर दिया है, तो ये वक्र बनाता है। ये जो रेखा ऋणात्मकता उपलब्धि वाला वक्र होता है, जो कहीं ना कहीं ये वक्र बनाता है। जब व्यक्ति क्या करता है, तेजी से सीखता है और बाद में क्या होता है, धीमी गति हो जाती है उसकी। बता दिया ना मैंने आपको कि यहाँ पर बच्चा बहुत अच्छी तरह से सीख रहा है, फिर आगे जाके फिर मंद हो जा रहा है, फिर जाके थोड़ा तीव्र कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके ये ऋणात्मकता के जो पठार होता है, पठार देखिए एकदम सीधे रूप में आता है, फिर जाके क्या होता है, एक तो आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ने लग जाते हैं, फिर क्या होता है थोड़ा सा डाउन आ जाता है, फिर डाउनफॉल फिर नीचे आ जाता है। तो कहने का मतलब है, जब व्यक्ति प्रारंभ क्या करता है, तेजी के साथ करता है और बाद में सीखने की जो गति होती है उसकी मंद हो जाती है, अधिगम की प्रतिक्रिया में ये वक्र अधिकतर देखने को हमें मिलता है। देखिए यही चीज आपको सर्वाधिक रूप में देखने को मिलता। अगर आप भी अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हो ना, अगर आपके अंदर भी इस प्रकार की भावनाएं अगर हैं, तो अनुमान जो व्यक्ति होता है ना, उसमें यही वक्र हमारे अंदर जो है, जो आप लोगों के अंदर अभी विराजमान है, ये वही वक्र है। देखिए आपके अंदर अभी अगर मैं कहूँ जो सरल रेखी जो वक्र की अगर हमने कहा, जिसे हम सामान्य निष्पादन वक्र कह रहे हैं, तो ये अभी आपके अंदर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से व्यक्ति ने जो शुरुआत जैसे की थी और अंत में भी वो उसी प्रकार से रिदम के साथ चल रहा है। क्या आप रिदम के साथ चलते हैं, बताइए आरती? नहीं सर, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आता ही रहता है, वो प्रॉपर रिदम तो नहीं बनता। तो कौन सा वाला वक्र है इसमें से, कौन सा वाला वक्र है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ए, ठीक है, ये बी वाला हो गया, तो इनमें से कौन सा है आपका? सर बी वाला है। सभी का अनुमान बी वाला होता है, वो बहुत ज्यादा रहता है जो बच्चा करता है। देखिए तीसरा है नतोदर, याद रखिए नतोदर, या आप कहते हैं उसमें धनात्मकता उपलब्धि वाला वक्र है। देखिए हमने नतोदर किसे कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, धनात्मकता। धनात्मकता का मतलब क्या हो गया, आप पता हो गया होगा आपको, धनात्मकता वाला वक्र क्या होता है, कोई बताएगा? धनात्मकता वाला, ये हेमा जी बताइए। सर धनात्मकता वाले इसमें वक्र में जहाँ से हम लर्निंग स्टार्ट करेंगे, हम वहाँ से मतलब ऊपर को हम जाते जाएंगे, वहाँ से इसमें उतार चढ़ाव नहीं आएगा। मेरे जहाँ पर ये हाथ, ये वाला हाथ दिख रहा है, मैं थोड़ा से कैमरे को डाउन करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको दिख जाए। सर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैं बना रहा हूँ, इसको देखिएगा, ये दिख रहा है जो बनाया है, ये दिख गया होगा। अब यहाँ पर भी लिखूंगा मैं अधिगम, अधिगम की मात्रा लिखूंगा, कैसी मात्रा है कि पढ़ने की क्षमता कैसी है। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रयास, आप प्रयास कैसे कर रहे हैं, प्रयास ऑब्लिक अभ्यास, अभ्यास के बारे में बात करूंगा। अब देखिए ये जो है हमारा सी वाला है, धनात्मकता वाला वक्र है। अब धनात्मकता वाला वक्र कैसा होता है, इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। कैसा होगा अपोजिट, समझ रहे हो? अपोजिट कैसा होगा, ये ऐसा था, ये वाला कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, देखा, दिख रहा है बेटा? बताइए ये क्या है। अगर मैं
ऋणात्मकता और धनात्मकता। जब हम धनात्मकता की बात करते हैं तो धनात्मकता क्या होगा, उसके अपोजिट हो जाएगा, ऋणात्मकता का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको हम किस प्रकार से समझते हैं उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हम इस प्रकार के जो वक्र बना रहे हैं ना, इस रेखाओं में अगर हम कहें तो प्रारंभ क्या होता है, उन्नति। इसमें प्रारंभ जो होती है उन्नति बहुत कम दिखाई देती है। ठीक है, जो हमारी जो शुरुआत होती है वो मंद गति से होती है, उसमें क्या होता है, उन्नति बहुत कम दिखाई देती है। और बाद में जब हम अभ्यास करते हैं, निरंतर चीजों करते हैं, तो साथ साथ हम क्या करते हैं, सीखने की जो गति हमारी होती है धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था बताइए, इसमें उन्नति क्या हो रही थी, पहले हो रही थी, पहले क्या हो रही, तीव्र हो रही थी, और धीरे धीरे ऊपर को जाते 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 क्या हुई, जो हमारी उन्नति थी धीरे धीरे घटते हुए क्रम में चली, ऋणात्मकता में चली। अब यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ थोड़ा सा शुरुआत धीमी गति से हुई। ठीक है, धीमी गति से हुई, और फिर जब आपका एक्सीलरेटर दबा तो वो जो गति थी वो बढ़ती हुई जाती है, और ये इस प्रकार से वक्र ये बनाते हुए जाता है। कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति प्रारंभ में मंद गति से सीखता है और बाद में दिन प्रतिदिन उसकी सीखने की जो गति होती है वो क्या होती है, धीरे 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 उसमें बूस्ट आना शुरू हो जाता है। जो ये वाला जो वक्र है, आपको क्या कहेंगे, उसको धनात्मकता वाला वक्र कहेंगे, और अगर हम पठार भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये वक्र कई बार हमें क्या होता है, देखने को मिल जाता है। क्या ये वाला वक्र आप अपने फैमिली में किसी के, आपके बच्चे हैं तो उसमें देखते हो, किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है या आप लोगों के साथ होता है, बताइए। जी सर। ये वाला वक्र मुझे नहीं लगता, मेरे साथ तो नहीं हुआ, अगर आपके साथ हुआ तो मेरे साथ तो ये बी वाला रहा, सी वाला तो कभी नहीं रहा। ठीक है, अब बी वाला क्या है, बी वाला अनुमान जितने भी परीक्षार्थी हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो याद रखिएगा बच्चों, ये ही वाला वक्र सर्वाधिक रूप में हमें पाया जाता है। ये वाला जो वक्र है आपका धनात्मकता वाला है, ये बहुत कम देखने को मिल जाए, अनुमान देखने को मिल ही जाता है। जो बच्चे बहुत रिदम के साथ पढ़ते हैं, जो बच्चे, अगर आप लोगों में भी आ सकती है वो चीज, क्योंकि निरंतर आप पढ़ रहे हो तो कहीं क्या होता है, आपकी दिन पर दिन उसमें सीखने की जो लर्निंग की जो गति होती है वो आपकी बढ़ जाती है। ये वाली जो वक्र है तो धीरे धीरे इसमें अधिगम में कई बार इसको हमें देखने को मिलता है। हम जब अधिगम की बात करते हैं तो ये वाला वक्र हमें देखने को मिलता है। अब मैं जो चौथा वो होगा, चौथा कौन सा होगा, आपको कोई आइडिया है चौथे वाले का? चौथा क्या हो सकता है? जो चौथा होगा वो चौथा होगा आपका आकार का वक्र, या मिश्रित कह सकते हैं इसे, मिश्रित ऑब्लिक आकार का वक्र। समझ में आ रहे हैं बच्चों? जी सर। अब इसमें क्या, इसमें कैसा हो सकता है, ये देखिए, अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो ये वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन खाली है, उस पोर्शन की तरफ मैं आपको ले जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सभी ये बने हैं, तो इस वाले पोर्शन को देखिए, ये वाला वक्र दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा देखिए, मैं यहां पर बना रहा हूं, ये दिख गया होगा, बताइए। नहीं सर, ये नहीं दिख रहा। ये मुझे बी के नीचे बनाया था, वहां दिख जाएगा। कहां पर सर? बी के नीचे बना दीजिए। बी के नीचे। अच्छा, वहां दिख जाएगा ना, ठीक है। बी के तरफ मोड़ता हूं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये वाला जो वक्र है, देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम देखो, हम इसको जब बनाएंगे, ये बनाया, ठीक है, इसको हमने ये बनाया, ठीक है, आपको पता होगा इसे क्या बोलते हैं, ये वाली ऊंची वाली जो ऊपर उर्वरक जो खींची गई है, इसको क्या बोलेंगे, इस वाली को क्या बोलेंगे जो ऊपर को खींची गई, और जो अधिक, हाँ बताओ, अधिगम की मात्रा। और नीचे वाली अभ्यास या प्रयास। अधिगम की मात्रा, ठीक है, और ये प्रयास या फिर अभ्यास।
अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, वक्र देखो पहले ये ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, फिर बाद में ये सांप की तरह यूं चले जाएगा। याद रखना, ये दिख रहा होगा आपको, दिखाई दिया, बताइए। जी सर दिख रहा है। कैसे कर, ऐसे करके सांप की तरह यूं उड़ा, ठीक है ना, ये मैंने बता दिया। अब इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या चीज दी गई है, ठीक। अब देखिए जो ये वाला है, इसमें क्या होता है, जो इस प्रकार के जो वक्र होते हैं, विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, वक्र में क्या है, शुरुआत में जो शुरू होती है वो सीखने की गति उसमें धीमी हो जाती है। देखिए धीमी हो रही, जैसे इसमें हुई थी धीमी, जैसे आपके प्रयास वाले में जो मैंने कहा सी वाले में हुआ था, पहले क्या होता है, जो गति थी आपकी धीमी हुई थी, बाद में तेज हो जाती है, बाद में तेज हो गई थी। आप बताइए, जो मैंने कहा धनात्मक, जो धनात्मकता वाला वो जो वक्र था, उसमें सीखने की गति क्या हुई थी पहले बताइए। धनात्मकता वाले में क्या हुई थी पहले बताइए। धनात्मक वाले में धीरे, पहले तो वो मंद था, फिर धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, देखिए तेज हो गई थी। हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें विशेष रूप से याद रखिएगा, तो इसमें क्या होती है, जो सीखने की जो गति होगी पहले क्या होगी, धीरे, सेम उसी प्रकार से देखो जिस प्रकार से है शुरुआती दौर इसका ऐसे ही है, क्या होगा, धीरे धीरे ये गति इसकी धीमी होगी, बाद में ये गति क्या होती है, तेज हो जाती है, और कुछ समय बाद फिर क्या होगी, डाउन हो जाएगी, जैसे आपकी ऋणात्मकता वाले में देखने को मिले। तो इसमें क्या हुआ, इसी प्रकार से ये यहाँ से उतरने लग गया ना, सांप की तरफ, पहाड़ की तरफ उतरने लग गया नीचे को। तो बाद में क्या होता है, ये पहले धीरे, जो इसकी शुरुआत होगी धीमी 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 होगी, फिर बाद में इसकी जो तीव्रता होगी वो बहुत ज्यादा तीव्र हो जाएगी, ठीक है। बाद में उसका जो क्रम होगा धीमी धीमी गति से वो डाउन होना शुरू हो जाता है। जो ये वक्र, जो इस प्रकार से जो वक्र बनता है, जब व्यक्ति कभी क्या करता है, मंद गति से और बाद में कभी तेज गति से सीखता है, तो ये वाला जो वक्र है, तो कहीं ना कहीं वक्र जो रेखा है, कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी की एस, ये वाला जो एस है, अंग्रेजी के एस के रूप में, देखो यहाँ पर मैंने ये बना दिए, तो अंग्रेजी के एस के रूप में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। इतना सभी लोग समझ गए होंगे, बताइए। ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इतना आप समझ गए होंगे। सर एक बार वो बता दीजिए वाला मिश्रित वाला। कौन सा, सर लास्ट वाला जो मिश्रित वाला है। तो मिश्रित वाला तो बताया, जो आकार का जो वक्र था उसी को ही हम मिश्रित वो बोलते हैं। इसमें तीनों चीजों का मिश्रण हो रहा है, ठीक है। पहले जो शुरुआत हुई वो धीमी हुई, फिर जाके तीव्र हुई, फिर जाके आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। समझ में आ गया, समझ में आया। ये चार जो वक्र थे, अधिगम के जो वक्र के अगर हम बात करें, तो ये चार आपके सामने मैंने रख दिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैं जो बात कर रहा हूं ये क्या है, अधिगम या फिर सीखने का पठार के बारे में बात करूंगा कि इसे किस रूप में हम जानते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो सीखने की जो प्रतिक्रिया होती ना, इसमें जो सीखने की जो प्रतिक्रिया होती है वो समान रूप से कभी नहीं होती है, पहले ही पूर्व में मैंने आपको बता दिया था। इसमें क्या होता है, सीखने के कुछ समय तक ये क्या होती है, रुक जाती है। हम जब कुछ सीखते हैं तो सीखने के बाद क्या होता है, कुछ समय तक ये क्या होता है, इसकी जो प्रगति होती है, कहीं ना कहीं इसकी जो गति होती है, कहीं ना कहीं रुक सी जाती है। सीखने की अगर हम बात करें तो सीखने में कई बार हमें क्या होता है, रुकावट हो जाते हैं, या कहीं ऐसी अवस्थाएं हमारे सामने आ जाती हैं जहां पर हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जो ये प्रॉब्लम हम जो फेस करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम का पठार इसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम सीखने के प्रयासों का, अगर हम सीखने की जो मात्रा का जो प्रभाव इसमें क्या होता है नहीं पड़ता है, याद रखिएगा, इसे अधिगम का पठार हम कहते हैं, याद रखिएगा। इतना समझ में आ गया, दोबारा मैं दोहरा देता हूं। इसमें मैं कह रहा हूं, जब हम सीखने के प्रयास, कहने का मतलब है जब हम सीखने के प्रयास का, सीखने की मात्रा का प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है, हम उसी को क्या कहेंगे, अधिगम का पठार इसे कहते हैं। अब ये पठार कैसे, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये पठार किस प्रकार से बना है, अगर यहाँ पर छोटा सा बनाता हूं, इसको देखिएगा, छोटा सा बना रहा हूं। इसमें क्या होता है,
पहले आपके ऊपर को जाएगा, देखिए ऊपर को जाएगा, फिर नीचे को आएगा, ऐसे करके फिर ऐसे करके ऊपर को चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से ये पठार, ये यहाँ पर ये पठार बना, देखिए इस बीच में इसने पठार का रूप बनाया। अब इसका रूप मैं कैसे कहूँ कि इस समय कहीं ना कहीं इसमें पहाड़ का आकृति बनी, फिर जाके ऊपर हुई, फिर थोड़ा हमने सीखने की गति हमारी बढ़ी, फिर जाके एक समय ऐसा आएगा फिर पहाड़ जैसा बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं जहां पर पहाड़ आएगा सोच लीजिए वहां पर आपकी रुकावटें सामने आ रही। जब निरंतर गति में चलेगा तो आपकी जो सीखने की जो गति है एकदम सरलता के साथ आपके आगे को बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है ना, जी सर। इतना समझ गए होंगे। तो अब देखिए अब इसमें क्या है, आगे आगे हम देखते हैं। इसमें देखिए अगर मैं पठार का अर्थ और परिभाषा की अगर बात करूं तो किस प्रकार से होती है उसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूरा ग्राफ आपके सामने रखा है किस प्रकार से तमाम चीजें चलती हैं। इसमें क्या होगा, पठार का अगर मैं अर्थ और परिभाषा की बात करूं तो भूगोल में आपने देखा होगा पठार और समतल स्थान को कहते हैं। जो आपका पठार किसे कहते हैं, जो पठार होता है उसे क्या कहते हैं, समतल स्थान को कहते हैं। याद रखिएगा भूगोल में विशेष रूप से भूगोल में पठार उस समतल स्थान को कहते हैं जो दो पहाड़ियों या दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पाई जाती है। ठीक है, पठार समझ रहे हो ना किसे कहते हैं, मैं पठार की बात करूं, ये ऐसे करके अगर हम पठार बनाएं भूगोल के दृष्टिकोण से अगर देखें, समतल जो ये नीचे की जो समतल है, जो समतल एरिया है, तो उसके जो बीच का जो हमने उठाई हुई है इसे हम पठार कहेंगे। देखिए दो पहाड़ियों या दो श्रृंखलाओं के बीच ये जो पाया जाता है, यहाँ पर एक पर्वत दूसरा पर्वत, ठीक है, ये आपका समतल हो गया, ये आपका समतल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट तौर पे फिर से समझा रहा हूं, भूगोल में जो पठार उस समतल स्थान को कहते हैं जहां पर दो पहाड़ियां या पर्वत के बीच ये पाया जाता है। इसे हम इसलिए अगर मैं बात करूं, इसलिए सीखने के वक्र जहां पर अगर मैं कहूं ऐसी दशा में जहां पर इस प्रकार से दिशाएं दिखाई देती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। अर्थात पठार का जो अर्थ हुआ वो प्रगति को स्थिरता पर पहुंचाता है या प्रगति स्थिर होने की कहने का संकेत। स्थिर कैसे हुआ, अगर मान लीजिए पहाड़ अगर निरंतर ऊपर को बढ़ता 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 जाता तो कहीं ना कहीं जो प्रगति है आपके निरंतर बढ़ती हुई जाती। अब इसमें क्या है, पठार ऊपर को गया, फिर ऊपर से नीचे को आया, फिर धीरे धीरे फिर ऊपर को गया, फिर नीचे को आया, फिर ऊपर को गया, फिर नीचे को आया। ऐसा होता है नहीं होता है? जी सर। तो यही आपका क्या है, जो अधिगम की कठिनाइयां, अधिगम के पठार, जो हम ये कह रहे हैं यही होता है लर्निंग गैप। बीच में गैप हो रहा है, देखिए ऊपर गया फिर डाउन आया, फिर ये बीच में गैप हुआ, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गैप रहा। ये इस प्रकार से होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए अलग अलग जो इसमें जो विद्वान हैं, जैसे एक प्रोफेसर हंसराज भाटिया हुए हैं, उनके अनुसार अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि सीखने के दौरान आगे न बढ़ने की अवस्था पठार है। देखिए क्या होता है जब हम सीखने की बात करते हैं, जब हम आगे, अगर हम सीखने के दौरान हम क्या करते हैं, जब आगे ना बढ़ने की स्थिति, जब हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, पठार कहते हैं। छात्र इस अवस्था में क्या करता है, कोई प्रगति नहीं करता है। जब आप कहीं पर रुक जाती हो, मान लीजिए अभी आपसे मैं कहूं कि पठार किसे कहते हैं, किसी बच्चे ने बता दिया तो ठीक है, अगर कोई बच्चा उसको बताने में असक्षम है तो वो क्या हो गया, उसकी जो प्रगति है वो क्या होगी, स्थिर होगी, वहां पर वो रुक गई है, वो किसी प्रकार के क्या करती है, उसकी प्रगति नहीं हो रही है। ठीक है, ये कौन कहते हैं, प्रोफेसर हंसराज भाटिया द्वारा ये कहा गया है। देखिए हाँ, एक है एच आर हालिया करके हैं, ये कहते हैं कि भैया पठार, एक पठार का अर्थ है कि एक वक्र के सापेक्ष समतल फैलाव जो संपूर्ण रूप में बदलता हुआ होता है। इसका अर्थ होता है कि हम प्रयत्नों का जो लगातार क्रम किसमें कहते हैं, सुधार या कहें उसको रोक रोक कर क्या करता है, उसमें विलंब उत्पन्न करता है। देखिए मैंने फिर से उस चीज को आपको स्मरण कराऊंगा कि मैंने इससे पूर्व आपसे क्या कहा, जैसे आप पढ़ती हो ना, अभी मान लीजिए आपने कहा कि मुझे अभी 1 बजे तक पढ़ना है, ठीक है, आप पढ़ने के लिए बैठी, आप जिस रिदम के साथ बैठी, आपने एक चाय का कप रखा और पानी की बोतल रखी और किताबें खोल के रखी और आपने कहा मैं बिस्तर, अभी ठंडों के दिन है तो मैं बिस्तर नहीं ओढ़ूंगी, तो आप बैठे तो थोड़ी देर 1 घंटे तक आपका रिदम बना, फिर थोड़ी देर बाद चुड़फड़ाहट होनी शुरू हो जाती है, यार अब क्या करूँ, आपने कहा चलो ठंडा हो रहा है, थोड़ा मैं क्या कर लूँ, आपको
कंबल ओढ़ लूं, तो पहला ही क्या हो गया, जो पठार का गैप यहाँ पर आ गया, पठार एक पठार बन गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा तुम पढ़ने, थोड़ा सा तुम्हारा रिदम बना, तो फिर आपने क्या किया, चाय ठंडी हो रही चाय पी लो, तो ये गैप पड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या हो, धीरे धीरे करके जैसे आपने कहा यार मन नहीं लग रहा है, अब मैं क्या करती हूँ, अब सीधा नहीं बैठा था तो मैं लधार ले लेती हूँ। आपने जो आपका बेड है, बेड में आपने लधार ले लिया, तो लधार लेके आप बैठ गए, तो फिर वहां पर एक गैप बना, तो एक वक्र फिर वहां पर बना, तो कहीं ना कहीं वहां पर हुआ। फिर जब आप थोड़ी देर में कहोगे यार 1 घंटे बाद क्या करूं, चले थोड़ी देर व्हाट्सएप कहीं आपका मैसेज आ गया तो उसको देखने लगे, या फिर आप कहेंगे चलो आप मैं लेट के पढ़ती हूँ 1 बजे तक पढ़ूंगी, तो जैसे जैसे आप लेट के हो तो आपकी आंखें कब लगी तो आपको पता नहीं चला। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से प्रयत्न आपने करे थे लगातार, जिसमें कहीं ना कहीं सुधार की हम बात करते हैं, रुकावट जहाँ पर बन गए, जहाँ पर विलंब ये आपका हो गया, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, इसमें जो लर्निंग गैप के अंदर जो पठारों के हम जिक्र करें, तो ये तमाम चीजें इसके अंदर होगी। समझ में आ गया हेमा जी? जी सर। हेमा जी समझ में आ रहा है? जी सर। अब देखिए पठार के कारण क्या होते हैं, देखिए इसमें प्रोफेसर कूज हैं, प्रोफेसर कूज याद रखिएगा, इन्होंने पठार के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें, निम्नलिखित पठार होने के इन्होंने कारण बताए, किस प्रकार से जो पठार बनते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया है, फिर भी इनके आधार पर भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं। देखिए जो मैंने कहा, मुझे लगता है अनुपम इन्होंने भी उसी प्रकार से अपनी थ्योरी दी है। देखिए पहला जो आता है, अगर मैं आपके सामने रखूं, तो वो कहता है रुचि का ना होना। आपको जब तक आपके अंदर रुचि नहीं होगी तब तक क्या शिक्षण कार्य कर पाओगे, बताइए? नहीं कर पाएंगे सर, किसी भी चीजों का रुचि चाहिए। और दूसरा जो कारक है वो थकान है, याद रखिएगा। और आदतों का क्या होता है, पुनर्गठन ना होना। अब आदत क्या होता है, आदत आपका रिदम नहीं बनना। अब आदत भी तो बनानी चाहिए ना। अब जैसे आप लोगों की क्या है, 9 बजे मुझे तो क्लास लेनी है, आपने शुरुआती दौर में आपके 9 बजे का जो टाइम था वो बड़े मुश्किल से आप कर पाते होगे, कहीं ना कहीं उसमें भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता था। आदतों को क्या होना, पुनर्गठन ना होना, आपको रिदम ना बनना। और क्या होता है, इसमें सीखने का काम करने की जो गति है, कहीं ना कहीं उसमें गलती और जो गलतियां करने की विधि यहाँ पर होना निश्चित होता है। कहने का मतलब है कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं, ये नहीं कि उसमें आप सफलता प्राप्त कर लो, कहीं ना कहीं उसमें गलतियां अवश्य होंगी, कहीं ना कहीं गलत चीजें होना शुरू हो जाती है। देखिए दूसरा क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूं तो कहीं ना कहीं समझने में कमी होना, समझने की क्या होती है, कमी होना। आपको कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा तो आप समझ क्यों नहीं पा रही हो। अभी जैसे कल एक बच्ची का मेरे पास फोन आया था, तो अभी उसने प्रीशियस का पेपर दिया था, तो अभी पता नहीं क्या हुआ उसका, अच्छा नहीं किया पेपर। तो अभी दिल्ली से मुझे फोन आ रहा है कि कह रही कि बच्ची सर मेरे को बताओ कि मैं जिस प्रकार से पहले बहुत अच्छा क्लास ऑनलाइन क्लास लेती थी, मैं उससे अगर उत्तराखंड का कुछ भी पूछूं दन करके, अभी तो बच्चे नहीं जो था उसमें तो 60-70 बच्चे क्लास होती थी, तो उसमें क्या होती थी, दन वही आंसर दे देती थी, बहुत अच्छा आंसर देती थी। तो आज कह रही कि सर मेरे जो कॉन्सेप्ट है, मैं उन्हीं कॉन्सेप्टों में घूमती हुई पा रही हूँ, तो वही मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर, जिनको मैं आज अच्छी तरह से बोल पाती थी, वो आज मेरे बहुत ज्यादा वही मेरे सामने क्या हो रहे हैं, दुविधा बन के खड़े हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सीखने का जो ये काम करने की जो गति है, कहीं ना कहीं उसमें क्या होती है, गलतियां होना निश्चित हो, कहीं ना कहीं हमें समझने की कमी होना और परिश्रम कम करना। आप परिश्रम उतना नहीं कर पाते जितना आप करने की सोचती हैं, उतना परिश्रम आपका नहीं हो रहा है। अब देखिए कार्य में कभी क्या होता है, कार्य में उत्साह न मिलना। अब आप मान लीजिए 2 पल के लिए आपके जो कार्य कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, मान लीजिए आपको उतना उत्साह नहीं मिल रहा है। मान लीजिए 2 पल के लिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, मान लीजिए आप बहुत अच्छी मेहंदी लगाते, आपने किसी दुल्हन को मेहंदी लगाई, तो दुल्हन ने अगली सुबह जब हाथ धोए तो वो आपसे कहती कि यार तूने कैसी मेहंदी लगाई, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगाए। तो कहने का मतलब जो आपने कार्य किया उसमें आपको उत्साह नहीं मिला, जबकि आपने अपना क्या दिया, अपना 100% दिया, मगर वो अगले बंदे को आप क्या कर पाए, संतुष्ट नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं जो आपका कार्य है उसमें उत्साह नहीं मिला। देखिए आप क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ इसमें से अगर कोई बच्चा एक बार फेल हो जाता है, मान लीजिए आप
कोई एलटी में नहीं निकलता है, कोई प्रवक्ता में नहीं निकलता है, आप क्या करते हैं उसके बाद आपको यार मैं मेरे से बस का नहीं होता है, आप प्रयत्न करना बंद कर देते हैं। इसमें क्या होता है, प्रयत्न करना आप क्या करते हैं, बंद कर देना, इसमें प्रयत्न आप बंद कर देते, होता ही नहीं होता है, आप बताइए बताइए। हाँ, होता तो है, थोड़ी निगेटिविटी सी फील होने लगती है। होने लगती है, इस चीज को फील किया है कभी? तो किया भी है, लास्ट टाइम जब स्क्रीनिंग का पेपर हुआ था इसका प्रवक्ता वाला। ना तो फिर कहीं ना कहीं हमें हमारे अंदर वो भाव आ जाते हैं। अब देखिए दूसरे एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका हार्लिंग वर्थ है, हार्लिंग वर्थ उनका नाम है। उन्होंने भी इसके संबंध में कुछ कारक दिए हैं। ये भी कहते हैं कि भैया जो प्रयत्न करना हम क्या करते थे, बंद कर देते हैं, गलत तरीकों को हम अपनाते हैं। अब आप मान लीजिए आपको पढ़ाई का सही तरीका जब जिस दिन आ गया तो सोच लीजिए आपके कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना शुरू हो जाएगी। आपकी जो गलतियां हैं कहीं ना कहीं उन गलतियों में आप फंस जाते हो, ठीक है, गलत तरीका को क्या करते हो आप अपनाते हो। और नई प्रविधियों की आवश्यकता, आप नई प्रणाली जिस प्रकार से नई चीजों को आप खोजने की प्रयत्न नहीं करते हो, आप नई तरीके से पढ़ने का कोशिश नहीं करते हो, आप क्या करते हैं बेड में बैठ के पढ़ते हो, कंबल ओढ़ के पढ़ते हो। अगर आपने एक टेबल और चेयर लगा ली, आगे से लैंप लगा लिया, पूरी लाइट बंद करती बीच में लैंप लगा लिया, निश्चित रूप में आपका एकदम शुरुआती दौर में आपको तकलीफ होगी, मगर एक समय ऐसा आएगा आपका रिदम बन जाएगा। नई तकनीकों का क्या करें, नई प्रविधियों का क्या कर रहे हो आप, उनकी आवश्यकताओं की क्या करें, उन पे अपने आप में अप्लाई करें। क्या होता है, कभी क्या होता है आपकी जो मोटिवेशन की, हमने जब कल परसों पढ़ाया था, हेमा जी नहीं थी उस समय, अभिप्रेरणा की जो हम बात करते हैं, तो अभिप्रेरणा क्या होता है, खत्म हो जाती है। आपको कोई मोटिवेशन करता ही नहीं, मोटिवेट करता ही नहीं। मान लीजिए आपने 2-4 पेपर दिए, अटेम्प्ट दिए, आपका नहीं हुआ, आपके पापा ने कहा चल बेटा अब तो तेरे से नहीं होता, तेरे तो शादी कर देती हूँ, ठीक है, कोई लड़का अच्छा खासा मिल जाता तो क्या होता मैं तेरे हाथ पीले कर देता। तो उस समय क्या होता है, आपका जो मोटिवेशन होता है वो आपका मोटिवेशन वहां पर क्या होता है, खत्म हो जाता है। होता है नहीं होता है? आप सभी के साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, बताइए। अनुपम सभी शादीशुदा हैं तो हुआ है, हाँ या ना? नहीं सर, अभी तो मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, मेरे तो हर कोई सपोर्ट में है, शादी से पहले भी और अभी भी। देखिए बस ये है कि थोड़ा कहीं ना कहीं डिफर होते जा रहे हैं। देखिए ये जो अधिगम के पठारों की हम बात करें तो ये अनुमम होता ही है बेटा। देखिए आपके सामने हुए तो आप बहुत अच्छी खुशनसीब हैं जो आपके सामने हुए, तो अनुमम ये होता है कि अभिप्रेरणा खत्म होना यहाँ पर हो जाती है। अब क्या है, प्रगति की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं जो प्रगति है आपका मात्रा, उसमें जिस प्रकार से आप जिस फलों से आप पढ़ रही थी, कहीं ना कहीं उसमें नगण्य रूप से गिरावट आनी शुरू हो जाती, उस रिदम के साथ वो चीजें नहीं हो पाती। ये चीजें क्या कहते हैं। अब मैं इसके अलावा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को अभी आपके सामने रखूंगा, जैसे क्या उसके कारक हो सकते हैं। अब मैं पर्सनली जो कारक मैं आपको बताऊंगा, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ये मेरे कारक हो सकते हैं या आप भी इन चीजों को वर्णित कर सकती हैं। देखिए मैं पहला कहता हूं कि रुचि आपकी नहीं है, रुचि का भाव आप में नहीं है, रुचि का अभाव है। जब तक आपके अंदर रुचि पैदा नहीं होगी तब तक किसी भी कार्य को आप नहीं कर सकती हैं, ठीक है। आप जब तक क्लासेस अटेंड नहीं करोगी, समझोगे नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, किसी चीज में आपकी दिलचस्पी नहीं होगी, रुचि नहीं होगी, तब तक क्यों नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि दूसरा जो हो सकता है आपका, वो होता है शारीरिक शक्ति आपकी कम हो जाना। आप शारीरिक शक्ति कैसे होती है कि भैया आपका थकान हो रही है, आपका मन मचल रहा है, आपका जी नहीं लग रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा थकान महसूस कर रही है। आपने कहा कि आज मैंने खाना बनाया और किचन में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, गर्मी की वजह से क्या हो गया, आप चिड़चिड़ी हो गई हो, आपका सर भारी हो गया, तो क्या होता है, ये कमी हो जाती है आपकी शारीरिक, कम जो शरीर की जो शक्ति है वो कम हो जाता है। अब आप क्या होते हैं, जो समझने में कहीं ना कहीं चीजें आपको क्या होती है, कठिनाई और उनमें कमी आनी जाती है। अभी मैं जितना भी समझा रहा हूँ, अगर इनमें से आप लोग समझ गई, अगर मैं कल इस चीज को पूछूं तो जो बच्चा समझ गया तो उसको सोचिए कि उसका जो पठार हो अच्छा है अधिगम का। ये आप जिसमें पठार बनना शुरू हो गए तो कहीं ना कहीं जो समझने में कहीं ना कहीं आपकी कठिनाइयां हो रही है वो सामने आएगी। अब क्या होता है, एक उचित विधि को आप स्थायी रूप में नहीं अपनाते हैं। क्या करते हो आप, जिस दिन आप ये सोच लीजिए कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी है, आपने इस विधि के साथ पढ़ लो। मैंने कहा कि आप क्या करो, एक टेबल लगाइए, एक चेयर लगाइए, और सामने अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप पीसीएस की या यूपीएससी की या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री जैसे अभी प्रवक्ता का अगर आप पढ़ाई कर रही हो, तो आप क्या क्या होना चाहिए, आपके सामने जो मान लीजिए यहाँ पर आपने टेबल लगा रखी है, चेयर लगा रखी है, तो आपके सामने क्या होनी चाहिए,
भारत का और साथ ही आपके विश्व का यहाँ पर मैप होना चाहिए। अगर आप उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो उसका मैप आपके सामने होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रेखाएं किधर से जा रही हैं, कौन सी पृथ्वी को काटते हुए कौन सी मध्य रेखा है, कौन भूमध्य रेखा है, कौन सा ये आपके गोलार्ध हैं, ये तमाम समझना चाहिए। तो ये आपको क्या होता है, इससे क्या होती है, ये जो नई नई चीजें अपनाओगे तो कहीं ना कहीं आपको सही होगी। और दूसरी अगर मैं समझता हूँ आपकी बुरी आदत होती है, आप जब तक अपनी बुरी आदतों को नहीं त्यागोगे तब तक आपका ये जो शिक्षण है ये कभी भी सफल नहीं हो सकता। देखिए आप क्या होता है, ऐसे कभी भी एक ऐसा वातावरण में मत रहिएगा, कहीं पर दोषपूर्ण वातावरण होते हैं कि भैया आपको कोई कहता है कि डिमोटिवेट कर रहा है, ठीक है। आप डिमोटिवेट का मतलब ये नहीं कि भैया आपको ये कह रहा है कि नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपसे ये चीज नहीं हो सकती है, तो आप मुझे उसके प्रति उत्तर दीजिए कि सर कैसे नहीं हो सकती, मैं करके दिखाऊंगी। जिस दिन आपके अंदर ये चीज होगी, मैं कहता हूँ हेमा जी आपके बस की तो है ही नहीं, अब एलटी लेक्चर तो निकलेगा नहीं, तो तुरंत आपका हृदय में ऐसा बनना चाहिए कि सर कैसा नहीं होगा, मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये भाव जिस दिन तुम्हारे अंदर जाग गया तो निश्चित रूप में कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको उस परीक्षा में सफल होने से रोक दे। देखिए कहीं नहीं थकावट हो जाती है। अब आपका बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मंद बुद्धि के होते हैं। अब मंद बुद्धि होना ये आप पे डिपेंड नहीं करता। अब मंद बुद्धि जो है वो उसकी बुद्धि भी तीव्र हो सकती है, क्योंकि जब तक वो लगातार चीजों को पढ़ेगा नहीं, उसको समझेगा नहीं, तब तक उसका ये होता है। क्या होता है कभी कभी जो आपका मोटिवेशन होता है, कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन करने वाला भी होना चाहिए। मोटिवेशन लाइफ में होना बहुत जरूरत। उसमें अगर अभी प्रेरणा में कभी कमी होगी ना आपकी, देखिए आपको मोटिवेट कोई करना चाहिए। अगर मेरे बगल में हरियाणा से एक लड़का आया हुआ है, क्योंकि उनके वहाँ क्या वो चलता है, जैसे दंगल मूवी देखी होगी, उसमें पहलवान क्या करते हैं, जो आपके अखाड़े होते हैं अखाड़ों को खोदते हैं। तो हमारे बगल में मेरा एक खेत, आजकल धान आन सब ये कट गए हैं, तो खेत खाली था। मैंने कहा तुझे अगर करना ही है तो वो वर्जिश करा था, मैंने कहा खेत खोद। मैंने बहुत लंबा खेत था, मैंने उसको फावड़ा दिया, मैंने कहा खोद, मैंने कहा इसकी मिट्टी को ऊपर नीचे कर। 2 दिन जब मैं उसको क्या करता हूँ, मोटिवेशन करता हूँ, जब मोटिवेट करता हूँ तो वो क्या करता है, जोश में आके वो खेत को 30 मीटर या 20 मीटर खोद देता है। अब 2-4 दिन से मैं उससे मिला नहीं हूँ, तो उसको किसी प्रकार का कुछ बोला नहीं, तो वो खेत जब से मैंने उससे कुछ नहीं बोला तो वहीं तक हो। अगर मैं उससे कहूँगा कल सुबह अगर मुझे मिलेगा भाई तू ऐसा करना चाहिए, ये कहूँगा, तो वो तुरंत तो आ जाएगा, खुद खेत देता है। तो कहीं ना कहीं आपका अंदर ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब सीखने के पठार का अगर हम निवारण की बात करते हैं, हम इनको निवारण कैसे करें, हमारे सामने ये भी तो होना चाहिए कि हम इनको निवारण किस प्रकार से करें। देखिए क्या होता है, बहुत ढेर सारे ऐसे कारण होते हैं जिनको दूर करने के लिए आपकी कुछ ऐसे प्रमुख ऐसे निवारण होते हैं। देखिए मैंने अभी आपको सबसे पहला उदाहरण मैंने जो मेरे बगल में है मैंने उसी का ही दे दिया है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, आपको कोई प्रेरणा देने वाला, तो कोई मोटिवेशन करने वाला होना चाहिए। आपको जो थकान दूर कैसे करनी चाहिए, उसको क्रिया में किस प्रकार से समन्वय स्थापित करना है, किस प्रकार से उसे उचित ढंग से आपको कार्य करना है। जो आपका जो कार्य है जो पढ़ रहे हो उसको किस प्रकार से आप रोमांचक बना सकते हो, रोमांचक से नई नई जो शिक्षण विधियां हैं उन विधियों का आप किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हो, और जो व्यक्तिगत जो विशेषताएं हैं उन व्यक्तिगत विशेषताओं को आप किस प्रकार से सूचीबद्ध तरीके से उनको ख्याल रख रहे हो। जितने भी जो आपका दोषपूर्ण जो वातावरण है, अब उस वातावरण से अपने आप को कैसे सुधार रहे हो, आपके अंदर जो निगेटिविटी है उन चीजों को कैसे करो। अगर मैंने आपसे कहा कि भैया नहीं हो सकता है तो कैसे नहीं हो सकता, उन चीजों को आपको अपने दिमाग से निकालना होगा। जितनी भी बुरी आदतें हैं आपकी, ठीक है, आपकी बुरी आदतें क्या है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी आपके बगल में जो फोन रखा होगा उसमें कोई मैसेज आ गया, अरे इसका मैसेज होगा, ठीक है, अच्छा तुम्हारा दिमाग वहां है, तो ये बुरी आदतों को आपको छोड़ना होगा। अगर मान लीजिए आपका रूम में टीवी चला है, आपकी सास बहू का सीरियल चल रहा है, अच्छा वो उस बहू का तो एक्सीडेंट हो गया और कैसे हुआ, चल मैं देख के आता हूं, ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, याद रखिएगा। अब क्या होगा, अगर आप किसी प्रकार से अगर बीमार हो, ठीक है, बीमार है किसी, मान लीजिए आपकी कमर दर्द है, किसी को किडनी का दर्द हो जाता है, कहीं मान का वायरल हो जाता है, अगर आपको ये चीजें होनी तो तुरंत आप क्या करो, उससे निजात पाने की कोशिश करो, या डॉक्टर के पास जाओ या दवाई ले लो, उससे निजात पा लो, जिससे कि आप क्या होगा, स्वस्थ हो जाओगे। पढ़ने के लिए आप क्या करोगे, तमाम चीजें। अब देखिए कभी क्या होता है, शिक्षण के अंतर्गत हमेशा याद रखना है, हम जब शिक्षण कार्यक्रम हम पढ़ते हैं तो उसमें सहायक सामग्री को भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जितने भी सहायक सामग्री होती हैं उन सामग्रियों का हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। जो अगर आप इस पठार की अगर बात करते हैं तो अगर ये प्रभावशाली जो तमाम चीजें होती तो जब तक ये नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। देखिए शिक्षण की गतियों में अगर हम कहें
उसकी गति को किस प्रकार से बनाए रखना है, जो अधिगम की क्षमता को, जो पठार है, इसको एक सरल रेखीय गति में ले जाना है। और साथ ही अगर मैं कहूँ तो आपको जो आपने मैंने कहा कि धनात्मकता वाला वक्र आपके पास होना चाहिए, आपका जो रिदम है धनात्मकता वाला होना चाहिए। जो आपने वक्र बनाया, शुरुआत आपकी धीमी है, धीरे 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 करके एक बार ऐसा होगा रिदम बन जाएगा। मान लीजिए आपने कहा कि मैं जो अभी आप सिर्फ 3 घंटे दे पा रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है, आपने 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आपने क्या थोड़ा उसमें परिवर्तन करा, थोड़ा सा आपने 3 से 5 हो गए। अब 5 से अगर आपने कहा कि जैसे एलटी का पेपर आ गया, मान लीजिए एलटी का विज्ञापन आ गया, प्रवक्ता का विज्ञापन हो गया, तो उस दिन से आपके अंदर थोड़ा सा एक जुनून आ जाएगा। आपने 5 से उसको लिख दिया 8-7 घंटे लेके, उससे 10 दिन बाद आपने कहा पेपर नजदीक आ गए तो आपने उसको 12 घंटे ले गए। फिर जैसे जैसे पेपर का नजदीक आए तो आपने उसको जो गैप ले गए वो आपके 18 से जो अगर मैं कहूँ 19 घंटे अगर ये ले गए तो ये क्या हुई, शुरुआत धीमी 3 से 5 से 7 से 12 से 18 से 19 तक पहुंच गए। तो ये वाला जो वक्र है आपका धनात्मकता वाला वक्र आ जाएगा। ये वाला वक्र आपको करना ही पड़ेगा अगर सफल होना है तो, ठीक है। इतना सभी समझ गए होंगे, बताइए कनुप्रिया। आवाज आ रही है? हेमा जी समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ना एक बार ये जो आपने ये पठार बताया ना सर, तो सर जैसे ये अधिगम के वक्र के आधार पर तो हमने इसको 4 भागों में बांटा था ना। बिल्कुल। तो सर पठार में इसका सिर्फ कारक ही कारक है ना, इसके भाग थोड़ी है। ये जो इसके कारक के आधार पर हमने जो विभाजित किया था, कुछ कारक थे क्या, 3, 4, 5 या कारक? मैंने तो आपको कारक बता दिए ना कि कौन से कारक आपके सामने आ सकते हैं। इसमें जो हमने कहा वक्र के आधार पर हमने अधिगम को हमने 4 भागों में विभाजित करा, ठीक है, वक्र के आधार पर। वो तो समझ में आ गया, वक्र के आधार पर जो 4 भागों में विभाजित किया था। हाँ बताइए। अब देखिए आप कहने क्या चाह रही फिर से बताइए मेरे को। सर मैं ये कहना चाहती कि जो अधिगम का पठार था ना, तो अधिगम के पठार को विभाजित करने के आधार पर भी कुछ उसके अलग अलग नेम थे क्या उनके, या कारक के जो नेम थे? ना ना ना, बस यही है। हाँ सर वही पूछ रही थी। ना ना, बस यही है। हम उनके जैसे अभी अब मैं अगर आपके सामने मैं रख दूंगा कि भैया अधिगम के पठार के कारण कौन से होते हैं। देखिए कारण कौन कौन से होते हैं वो आपको मैंने बता दिया। जैसे कि अभी हम जो मनोशक्ति सीमा होती है आपकी, व्याख्यान होता है, प्रेरणा का भाव होता है, नकारात्मक कारक होता है, कार्य की जटिलता होती है, और पुरानी यादों से नई यादों का संघर्ष होता है। आपके जटिल कार्यों को एक पक्ष में ध्यान में रखना होता है, और साथ ही अगर कहूँ सीखने की जो उचित विधियों का आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। जो अभ्यास होता है, अभ्यास का भाव होता है, उपयुक्त और होता है आवश्यकता के अनुरूप आप अपनी आवश्यकताओं को कर सकते हैं। एक ही कार्य को लंबे समय तक करते रहना चाहिए हमें। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसको आपको लगातार वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है जी सर। ये इसके अंदर जो तमाम चीजें बताई, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए मैं इसका आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें देखिएगा जो अधिगम के तो पठार होते हैं ना, एक तो हम सीखने की मात्रा करते हैं, एक गति होती तुरंत है, एक अगर मैं कहूँ एक अगर आप सीधी रेखा खींचोगे तो आपकी गति तीव्र हो गया, अगर आप तिरछी लाइन खींचोगे तो वहां पर सीखने की गति क्या होगी, रुक जाएगी, और फिर जाके ऊपर को खींचोगे वो तीव्र हो जाएगी, फिर रुक जाएगी, जहां पर रुकेगी वो आपका पठार होगा, जहां जहां आपकी गति रुकेंगी वो आपकी क्या होगी, पठार होगी, जहां जहां आपकी गति सीधी जाएगी वो क्या होगा, आपकी गति में तीव्रता आने लग जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए मैंने आपको तमाम चीजें बता दी कि ये इसके ये है। अब मैं आप कह रहे थे कारकों के बारे में, जो कारक ये इसमें यही चीजें हैं, और इसके प्रमुख कारण होते हैं, कारण हम बता दिए, किस प्रकार उसमें निजात पाना है हमें वो बता दिया, कि प्रेरणा में कमी होनी चाहिए, तमाम चीजें अलग अलग चीजों मैंने बता दी। ये आपका पूरा चैप्टर आज मैंने ये वाला जो था ये करा। सर अधिगम की कठिनाई में क्या आएगा सर, एक बार बता दीजिए। अधिगम की कठिनाइयों में अभी मैंने पूरा उसको बताया तो था आपको। सर मैं जब पठार वाला आया तभी आई थी, वो बच्चा परेशान कर रहा था ना। क्या बताना है आपको, बताओ।
सर अधिगम की कठिनाइयाँ। चलिए यहाँ पर अभी मैं कठिनाइयाँ, तो इसमें अभी मुझे ये बताओ जी कठिनाइयाँ क्या हो सकती है। देखिए रुचि का ना होना होता है कठिनाइयाँ, और आपके थकान हो जाती है, आदतों का पुनः पुनः नहीं होना होता है, सीखने में काम, जब आप सीखने का जो काम होता है तो उसमें कहीं ना कहीं गलतियाँ करते हो, सीखने की समझ कम होना, परिश्रम आप कम करते हो, कार्य की उत्सुकता कम होती है, प्रयत्न करना आप बंद कर देते हो, कहीं ना कहीं आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा अच्छा सर ये होता ठीक है, है। गलत तरीके का अपनाना, गलत विधियों का अपनाना, अभिप्रेरणा खत्म हो जाना, गति के साथ प्रगति ना करना, ये तमाम चीज़ होता है। देखिए अगर और एक कारण बता देता हूँ, उसमें रुचि का अभाव होता है, शरीर में थकान हो जाती है, समझने में कठिनाइयाँ आ जाती हैं, और क्या होता है उचित विधि से स्थायी रूप में आप उस चीज़ को नहीं लाते, जो बुरी आदतें हैं वो दोषपूर्ण वातावरण होता है, थकान होती है, मंद बुद्धि होती है, अभिप्रेरणा में कमी हो जाती है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें होती है इसके कारण। जी सर ठीक है सर ठीक है सर। ये सभी लोग समझे होंगे। जी सर। ठीक है, आज ये वाला टॉपिक आज यहीं तक है फिर। ठीक है, जी सर। चलिए फिर, अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया। सर कल क्या पढ़ाया था आपने? कल कल मैंने क्या पढ़ा था, हाँ कल मैंने पढ़ाया था कोठारी आयोग पढ़ाया था, कल भारतीय शिक्षा संस्थान के बारे में पढ़ाया था, 1882। सर उसकी वीडियो नहीं बनाई थी? वीडियो बना के अपलोड करनी है, वो हेमा जी के लिए बनाई थी, हेमा जी कल नहीं आई थी, हेमा जी कहीं पूजा में गई थी तो सर मैं भी नहीं आई थी, कल मैं भी नहीं थी यहाँ पर।